नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले आज बात करेंगे लॉकडाउन की ओर बढ़ते देश की। एक के बाद एक प्रदेश लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की मांग हो रही है। अभी भी कुछ शहरों में कंप्लीट और पार्शियल लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से क्या कुछ फायदा हो रहा है, आपको दिखाते हैं। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। अब तक सूबे में सख्ती बढ़ाते हुए इवनिंग कर्फ्यू घोषित किया गया था। बिहार में अब 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। जी हां, 5 तारीख से 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन होगा और सरकार ने इसके लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर जो तमाम नियम होंगे, शर्त होंगी लोगों के मूवमेंट को लेकर, वो भी तय कर लिया है। यानी अब जो बाज़ार है वो 7 बजे सुबह से 11 बजे तक ही खुला रहेगा। जो बाज़ार हैं वो बंद रखी जाएंगी। जो सब्जी हैं, फल हैं, वो लोग ठेले पर ही बेचेंगे। लॉकडाउन इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार है वो आज तो इस तरीके से खुले हैं, कल नहीं खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अब बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां वक्त रहते बचाई जा सके। कंप्लीट लॉकडाउन की तेज होती आवाजों के बीच सवाल है कि क्या लॉकडाउन से फायदा हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां कोरोना विस्फोट की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर 15 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन लगा है। 15 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुल 61,695 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 26.31% था। 24 घंटे में प्रदेश में 48,621 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 22.97% है। यूपी में कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन अगले 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 6 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 30 अप्रैल को यूपी में 34,372 कोरोना केस आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 14.07% था। पिछले 24 घंटे में यूपी में 29,052 नए मामले आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 12.65% है। यूपी के कुछ शहरों में सख्ती का असर दिखने लगा है। मेरठ में लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखने लगा है। सोमवार को कोरोना का आंकड़ा 1000 से नीचे 751 तक पहुंच गया। मेरठ में कोरोना से थोड़े बहुत हालात तो सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो हैरान कर देने वाला है। इस बीच जो वीकेंड लॉकडाउन से बढ़कर 2 दिन और बढ़ाए गए। आज मंगलवार को आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। अब लोगों का कहना है, देखिए ई रिक्शा आराम से मूव कर रहे हैं और ई रिक्शा में लोग भी हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के घर में बीमार हैं, वो दवाई लेने के लिए निकल रहे हैं या लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो बंद है। लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ये बड़ा सबसे सवाल है। ये मेरठ की बेगमपुल रोड है, जहाँ ट्रैफिक अमूमन आम दिनों में बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बता रहा है कि पुलिस अभी फ़िलहाल सख्ती इसलिए नहीं कर रही, पुलिस की तादाद भी कम है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में 18 अप्रैल को 25,462 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 29.72% था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 18,043 नए मामले सामने आए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा कम नहीं हुआ। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 29.55% है। राजस्थान में तो आंशिक लॉकडाउन बेअसर नजर आ रहा है। राजस्थान में 18 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है। 18 अप्रैल को राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 15.81% था, जबकि आज पॉजिटिविटी रेट 35.44% है। कंप्लीट लॉकडाउन का समर्थन करने वालों का कहना है कि जान बचाने के लिए ये लॉकडाउन जरूरी है। वहीं लॉकडाउन के विरोधी
आर्थिक बदहाली का हवाला दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के मोर्चे पर जारी जंग के बीच देश के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,18,000 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज एक बार में ठीक नहीं हुए थे 24 घंटे में। लेकिन बुरी खबर यह है कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 1,66,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इन सब के बीच जारी कोरोना युद्ध की जमीनी हकीकत क्या है, यह जानना भी जरूरी है। आपको दिखाते हैं क्या है मुंबई, दिल्ली, भोपाल और लखनऊ की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते 30 दिनों में पहली बार राज्य में 24 घंटों के अंदर 50,000 से कम कोरोना के नए केस आए हैं, जबकि मुंबई में तो मार्च के बाद से सबसे कम केस दर्ज किए गए। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 48,621 नए केस आए, जबकि 567 मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई में 2,662 नए केस और 78 लोगों की जान कोरोना से गई। मुंबई में सोमवार को जो नए मामले सामने आए वो 17 मार्च के बाद सबसे कम रोजाना मामले। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मुलुंड स्थित चेक नाका के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि आंकड़ों में कमी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की पहरेदारी जो है वो कमी नहीं हुई है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। मिनी लॉकडाउन और सख्त दिशा निर्देश जो है उसका पालन करने की सख्त हिदायत दी है। एक और मुंबई में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इन दिनों लोगों को वैक्सीन संकट से जूझना पड़ रहा है। ये है मुंबई का सबसे बड़ा बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर। मंगलवार को यहाँ वैक्सीन की दूसरी डोज लेने कई बुजुर्ग पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है, लिहाजा जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बीएमसी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि 4 दिन बाद खासतौर पर 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए सेकेंड डोज वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलेगा, लेकिन इसका स्टॉक लिमिटेड है। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी, लिहाजा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अब उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस उम्मीद में पहुंचे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन फिलहाल देश का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्हें मैसेज आया है, उन्हें यहां पर आने का जो इनविटेशन मैसेज होता है वो आया हुआ है, लेकिन बावजूद अंदर क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुका है तो जो लोग हैं उन्हें यहां से लौटने के लिए कहा जा रहा है। मैम एक्सक्यूज मी, क्या बता रहे हैं आप? वो बोलता है ही नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगी। पार्ला से है, सीनियर सिटीजन है, धूप में खड़ा रहेगा मर जाएगा, वो लोग जिम्मेदारी लेने वाला है। एक और मुंबई में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की खुराक नहीं मिल रही, तो वहीं दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में 18 प्लस वालों को टीके की खुराक दी जा रही है। अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूर शुरुआत हुई है। कितना रिलीफ अंदर से मिल रहा है कि चलो लाइन में आके लग गए, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। बाकी फैमिली वालों का भी आ गया नंबर सबका वैक्सीन का? नहीं, कुछ लोगों का मिला है और कुछ लोगों को अभी नहीं मिला हुआ है। मतलब पूरी तरह से राहत बाकी है। यस। दिल्ली में युवाओं को टीका नसीब हो रहा, लेकिन भोपाल के लोग उतने खुशनसीब नहीं हैं। राजधानी भोपाल में अगर हम पूरे भोपाल की बात करें तो आज जो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग आए थे उन्हें इस तरह से निराश लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो आज नहीं लग रही है। और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल की नहीं है, पूरे भोपाल की हम बात करें तो यही तस्वीर सामने कर आ रही है। आंटी जी, आप यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने आए थे? जी, बिटिया को लगाने आए थे। क्या हुआ आपको फिर यहाँ पर पता चला कि बंद? यहाँ तो अभी सब बंद दिख रहा है। बंद दिख रहा है। आप वैक्सीन कराने आए? जी। क्या यहाँ किसी ने कुछ आपसे बात करी, क्या बोला? कोई मिला ही नहीं, तो बात किससे हो गई? नीचे से पता चला कि ऊपर लग रही, तो ऊपर देखा तो कोई है नहीं। कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ के इस हज हाउस को अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ HAL 225 बिस्तरों का अस्पताल बना रहा है। लखनऊ में कोविड पेशेंट्स को राहत देने के लिए यूपी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, इसलिए लखनऊ में कई अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के हज हाउस में हैं, जहां पर यूपी सरकार 255 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है, और इस अस्थायी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं।
तो आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे ही बड़े हॉल में जिसे वार्ड का रूप दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो कोविड पेशेंट्स के लिए बेड हैं वो आ चुके हैं। 255 बेड के इस अस्थायी हॉस्पिटल को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। इस अस्थायी हॉस्पिटल की कुल लागत 12 करोड़ रुपए आनी है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है और तमाम वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए देखिए ये पाइपलाइन भी लगा दी गई जिससे कि जो गंभीर पेशेंट्स होंगे कोविड के उन्हें ऑक्सीजन की निर्बाध रूप से सप्लाई की जा सके और लखनऊ के लोगों को जो मुश्किलें हैं कोविड से जो परेशान पेशेंट्स हैं उन्हें राहत मिल पाए। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। देश में ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी के मामले में एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। पहले चामराजनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत, अब राजधानी बेंगलुरु में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खौफनाक हादसा। इन दो तस्वीरों से कर्नाटक के ऑक्सीजन संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के अर्का अस्पताल में, जहां पर कल रात 2 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भेजे थे, लेकिन वो रिफिल नहीं हो पाए, जिस वजह से 2 मरीजों की जो है मौत हो गई। मौत हो रही, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। देश के कई शहरों का हाल ऐसा ही है। कर्नाटक से चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि शहर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर लगी भीड़ इन दावों की पोल खोल रही है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लोग 24-24 घंटे से ऑक्सीजन भरवाने के लिए कतार में खड़े हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी अभी भी है। तो लोगों का कहना है कि वो पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन उनके सिलेंडर में भरा नहीं जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कब से यहाँ लाइन में आप हैं? अरे यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं अभी कि ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं? ऑक्सीजन कोई मिलने का चांस ही नहीं है अभी। क्यों? जो आ रहे हैं उनको पहले दिए दे रहे, हम लोग लाइन में लगे हुए, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं। बता रहे हैं सबसे पहले उनको देंगे कंपनी के हॉस्पिटल वालों को, उसके बाद देंगे। कुछ इसी तरह का संकट देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। दिल्ली में भी तमाम कोशिशों के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे। राजधानी में ऑक्सीजन के संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को लताड़ लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कैसे आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई का मैनेजमेंट IIT और IIM को दे दें, तो वो इसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र और राज्य सरकार की जो रसाकशी है उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज साफ निर्देश दिया है कि केंद्र राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति दे, पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को ऑक्सीजन दे। कोरोना के कहर की वजह से हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कहीं प्रोडक्शन की कमी है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। वहीं कुछ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट है। यही वजह है कि प्राणवायु कोरोना काल में सबसे बेशकीमती चीज नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने की कोशिश तो हो रही है, डिमांड और सप्लाई का अंतर कम नहीं हो रहा। जी न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत में राहत सामग्री भेज रहे हैं। आज कुवैत, UAE, UK, अमेरिका से मेडिकल सप्लाई देश में पहुंची है। अमेरिका से राहत सामग्री की 5वीं खेप हिंदुस्तान आई है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस प्लेन में हिंदुस्तान के हजारों कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्राणवायु तैयार करने का सामान आया है। इस प्लेन में 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत दूसरे मेडिकल सामान हैं। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मिली मदद की सराहना की है। वहीं भारतीय वायुसेना का विमान ब्रिटेन से 450 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों समेत करीब 35 टन मेडिकल सामानों के साथ चेन्नई पहुंचा। वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान ब्रिटेन से चिकित्सकीय उपकरण लाने के लिए
2 मई को गुजरात के जामनगर वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे। वायुसेना के दोनों विमान लगातार 11.5 घंटे की उड़ान के बाद ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन पहुंचे और वहां से जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरण लेकर स्वदेश रवाना हुए। इसके अलावा कुवैत, यूएई, यूके के भी मेडिकल सामग्री भारत पहुंची हैं। कुवैत से आई फ्लाइट में 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और बाकी मेडिकल सप्लाई भारत पहुंची है। इस बीच G7 देशों की बैठक में शामिल होने लंदन गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और उन्होंने कोरोना से निपटने में भारत को अमेरिका से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है। एक खबर तो मेडिकल बैंक को लेकर है, तो दूसरी खबर होम आइसोलेशन वाले संक्रमित मरीजों के लिए है। संकट विकराल, मदद के लिए उठे हाथ। संकट काल में लोगों की मदद करने वालों को सलाम। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक अहमदाबाद के ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब ने मेडिकल बैंक की शुरुआत की है। इस मेडिकल बैंक में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। मेडिकल बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए मुफ्त दवा का इंतजाम किया जा रहा है। हम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है। यहाँ पर ये मेडिसिन बैंक शुरू की है। इंजेक्टेबल मेडिसिन के अलावा इस किट में सभी मेडिसिन मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें सिरप, एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन सी, डी से लेकर सब कुछ इस किट में मौजूद है। अब तक इस पूरे ग्रुप ने करीब 500 से ज़्यादा लोगों को जो होम आइसोलेशन है उनको ये दवाइयाँ पहुंचाई है और उनका टारगेट है कि वो दिन में 1000 से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए। दरअसल ये जो पूरी मुहिम है ये मेडिसिन बैंक की, वो डॉक्टर मालिनी है, वो लीड कर रही है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि इस किट में क्या क्या दवाइयाँ है और कहाँ से ये आइडिया है? इस किट में जो कोविड में पॉजिटिव आए हुए पेशेंट हैं उनके होम क्वारंटाइन के लिए मेडिसिन रखी गई है इस किट में, जिसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है, पैरासीटामोल्स है, यानी विटामिन सी, जिंक वगैरह, कफ सिरप भी है वगैरह, सब रखे गए हैं। जयपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ कुछ युवा ऐसे लोगों के यहाँ खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। जयपुर के 5 युवाओं ने ठाना है कि इस कोरोना की जंग में हमें मदद करनी है। मेरे साथ अमन है और अमन की पूरी टीम है। ये टीम लगातार कोविड मरीजों के परिवारों को भोजन उपलब्ध करा रही है। 200 लोगों को भोजन करा रहे हैं। खुद भोजन की डिलीवरी करते हैं। इनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर आता है, टेलीफोनिक माध्यम से ऑर्डर आता है और इसके बाद उस परिवार को भोजन पहुंचाते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया हम लोग कवर करते हैं। वहाँ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें पूरी अपने तरफ से हेल्प करते हैं और टाइम से फूड डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर हम लोग बिफोर 10 AM लेते हैं और डिनर के ऑर्डर हम लोग बिफोर 4 PM लेते हैं। उस टाइम तक हम ऑर्डर सारे कलेक्ट करके उसके बाद हमारा फूड प्रिपेयर होता है और नियर अबाउट इन मॉर्निंग 11 o'clock हमारी फॉर लंच डिलीवरी चालू हो जाती है एंड इन इवनिंग आफ्टर 6 o'clock हमारी डिलीवरी चालू हो जाती है। ऐसे ही लोगों से मानवता जिंदा है। इसी तरह का सहयोग है जिससे मुश्किल भरे वक्त में लोगों को राहत मिल रही है, जिंदगियां बच रही हैं। अहमदाबाद से पूरा पटेल और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ममता बनर्जी कल तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन इससे पहले बंगाल में 2 मई के नतीजों के बाद से ही हिंसा का दौर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। सड़क पर 2 महिलाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वीडियो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, दावा किया कि नंदीग्राम में टीएमसी के गुंडे बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज फाल्टा विधानसभा की है। देखिए कैसे कुछ गुंडे एक बिल्डिंग पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहां खड़ी कार को भी पलट दिया। आरोप है कि ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी नेता सौमित्रा के घर पर पथराव कर रहे हैं।
हिंसा की आग में जलते बंगाल की एक और तस्वीर देखिए। दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। रानीगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कूच बिहार में तो लाठी डंडों के साथ सड़क पर महिलाएं भी गुंडागर्दी करती दिखी। घर घर जाकर तोड़फोड़ का तांडव किया गया। कूच बिहार के नाटाबाड़ी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। डर का आलम यह है कि नादिया में 50 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर दिया। बंगाल में हिंसा की तपिश दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने आज बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की, अपनी चिंता और गुस्सा दोनों जाहिर किया। उधर गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। कल जब ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी का दावा है कि 2 दिन में उसके 8 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। टीएमसी के भी अपने दावे हैं। टीएमसी का कहना है कि उसके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नतीजों के 36 घंटे बाद भी हिंसा का दौर जारी है। राजनीतिक बदले की आग में बंगाल जल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। मई के महीने में पहाड़ी इलाकों से लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा और उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। हिमाचल के चंबा में जब बादल फटा तो क्या हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मटमैले पानी का रेला पहाड़ियों से नीचे आ रहा है। उफनाई पहाड़ी नदियों को देखिए, ये तमाम बंदिशों को तोड़ने के लिए बेताब है। उफनाई नदियां खौफ पैदा कर रही हैं। कई जगह पर बादल फटने का असर दिख रहा है। गाड़ियां मलबे में दबी हैं। कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मलबे में दबी ये काली रंग की गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मलबा ऊपर से नीचे आया। बादल फटने से बर्बादी की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटने की घटना हुई है। यहां बादल फटने के बाद मलबा लोगों के घरों में घुस गया। इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके में जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने से बर्बादी के निशान जगह जगह नजर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।